हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या प्रभा लर्न विद विद्या प्रभा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा मानववाद, पांचवा मनोविश्लेषणवाद, छठा गेस्टाल्टवाद, सातवां संज्ञानवाद और आठवां निर्माणवाद। ये सभी जो बिंदु हैं इनके बारे में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे आज हम संरचनावाद के बारे में। संरचनावाद के समर्थक कौन है या दिया किसने है? तो विलियम वुंट और ईबी टीचनर। ईबी टीचनर इनके शिष्य रहे। विलियम वुंट ने ही सबसे पहले साइकोलॉजी का प्रयोगशाला बनाया जर्मनी में, लीप्जिग यूनिवर्सिटी में। पहले जो साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था उसको विलियम वुंट ने 1879 में साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किया और इस पे उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो मानव है वो सीखता कैसे है, वो समझता कैसे है, वो क्रिया कैसे करता है। विलियम वुंट ने सबसे ज़्यादा चेतना पर उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया और उन्होंने चेतना पर ही प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी चेतन अनुभवों से सीखते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ मनुष्य के व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि हम चेतन मन किसे बोलेंगे? चेतन मन का मतलब है कि हम अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी हम चेतन अवस्था में। अगर हम सो जाएंगे तो ये क्या है? अचेतन अवस्था होगी हमारी। तो उन्होंने कहा चेतन अवस्था में जो हम सब सीखते हैं, चेतन अनुभवों से जो सीखते हैं, वो सब हमारा व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है जब किसी चीज़ को देखता है तो क्या करता है? संरचना बनाता है। जब संरचना कैसे बनाता है? उसका माइंड में मेंटल प्रोसेसिंग होती है, वो सोचता है, समझता है, उसकी बुद्धि या स्मृति जितनी भी है, वो जब भी किसी चीज़ को देखती है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका आँख का स्ट्रक्चर बनाया, नाक का बनाया, चेहरे का बनाया, हाथ कैसा है, पैर कैसा है, वो बोलता कैसा है, इन सभी चीज़ों का स्ट्रक्चर जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है या जो भी चीज़ है, उसका क्या करता हो? स्ट्रक्चर बनाता है अपने दिमाग में। उन्होंने कहा कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं, जब भी किसी बच्चे को पढ़ाएं, मान लीजिए कि ये फूल है, तो उन्होंने कहा अगर हमें बच्चों को बताना है तो इसके सभी पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि इसका तना है, इसका रूट है, ये एक एक कर चीज़ हम इसके संरचना के बारे में बताएंगे ताकि बच्चे को इसको बारे में सही और पूर्ण जानकारी मिले। ये किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। और हम सभी विलियम वुंट के बारे में जानते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब हम जानेंगे प्रकार्यवाद के बारे में। प्रकार्यवाद क्या है? फंक्शनलिज्म क्या है? तो फंक्शनलिज्म के जो समर्थक हैं जॉन डेवी, जिसे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पितामह कह लें या पिता कह लें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनका पड़ा है। दूसरे हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ये दर्शन शास्त्री भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। और ये दोनों जॉन डेवी, विलियम जेम्स कहाँ के थे? तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये विलियम जेम्स, इन्होंने सबसे ज़्यादा, ये जो दर्शन शास्त्री थे तो इन्होंने इमोशन पे ज़्यादा काम किया, फंक्शनलिज्म पे भी काम किया इन्होंने डिटेल पे, प्रकार्यवाद पे भी अच्छे से स्टडी की इन्होंने। उसके बाद ये फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि कोई वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है? मेंटल एडेप्टेशन करता है, मानसिक अनुकूलन करता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया, उन्होंने नीड पे दिया कि जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो वो क्या है, क्यों है और उसकी हमारे लाइफ में ज़रूरत क्या है। इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है। अगर नीड है उसकी तब तो हम एक्टिव रहेंगे, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और हमारा दिमाग है उसके बारे में हमेशा क्रियाशील रहेगा और उसके बारे में उसको अडेप्ट करेगा, उसके जानकारी को अडेप्ट करेगा, उससे सीखेगा। तो ये है प्रकार्यवाद,
जी जो विलियम जेम्स और जॉन डिवी इसके जो जनक हैं, इन्हीं को माना जाता है। अगर मेंटल एडेप्टेशन हुआ तो मेंटल एडेप्ट से कब होगा? जब हमारा दिमाग क्या होगा? क्रियाशील रहेगा। इन्होंने कहा कि जब हम बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को जब हम बताएं किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको हम ये क्या, क्यों और इसकी ज़रूरत क्या है, जब बच्चे को हम इसके बारे में बताएंगे तब वो क्रियाशील होकर सीखेगा। किसी भी चीज़ के बारे में वो क्रियाशील रहेगा, अन्यथा वो क्रियाशील नहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि जबकि संरचनावाद क्या कहता है कि जब हम भी किसी चीज़ को बताएं तो उसके संरचना को बताएं, बच्चा तोड़ तोड़ के सीखेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम उस बच्चे को क्या बताएं? नीड के अनुसार बताएं, वो क्या है, किसी भी चीज़ वो एग्जिस्ट क्यों है और हमारी इसके लाइफ में ज़रूरत क्या है। तो ये हमने देखा संरचनावाद और प्रकार्यवाद। अब हम बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? जे.बी. वाटसन को। व्यवहारवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? जे.बी. वाटसन, आई.बी. पॉलो, बी.एफ. स्किनर, ए.एल. थॉर्नडाइक। इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर ध्यान दिया, व्यवहारवाद के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि ये उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में इन्होंने संबंध बताया। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में उद्दीपक अनुक्रिया होती क्या है? तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसके कारण जो हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है उसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया। स्टिमुलस क्या हुई? जैसे मुझे भूख लगी है या फिर खाना की जो खुशबू आ रही है तो हम, और मुझे भूख लगी है, तो उस खाने की खुशबू से हमारे जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है उसको बोलेंगे हम अनुक्रिया। और जो खाना है, खाने का जो खुशबू है वो क्या है? उद्दीपक। तो इन्होंने कहा कि ये जो व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया पे जोर दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि इन्वायरमेंट जो होती है, इन्वायरमेंट से जो घटनाएं होती है, इन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें घटित हो रही, इन्वायरमेंट स्टिमुलस का काम कर रहा है और उसके अनुसार हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है। तो बालक भी बहुत सारे वस्तुओं को देखता है, उसके बारे में देखता है, तो उसके कारण जो उसके बिहेवियर में चेंज होता है तो उसे हम उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। ये दोनों का यहाँ पे संबंध है। व्यवहारवाद इसी के बारे में बोलता है। और जो व्यवहारवाद क्या है, संरचना और प्रकार्यवाद से अलग है, क्योंकि वो वातावरण के ऊपर नहीं जोर दे रहे हैं। क्या वातावरण के ऊपर जोर दे रहे हैं? यहाँ मेंटल प्रक्रिया कब हो रही है? जब वातावरण उस पर उद्दीपक का काम कर रहा है और हम उससे रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको। आगे हम जानेंगे मानववाद के बारे में। तो मानववाद क्या है? मानववाद के जनक हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर। मानववाद में होता क्या है? तो मानववादी जो मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो या कार्ल रोजर, इन्होंने मानववाद विचारधारा पे जोर दिया। जैसे हम यूएन के बारे में जानते हैं, तो यूएन का स्थापना क्यों हुई? क्योंकि मानवता को बचाया जा सके। जो प्रथम विश्व युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध हुए, उनमें जो मानवों की जो हानि हुई, उनकी जो मानवता की जो हानि हुई, उसको बचाने के लिए यूएन का पॉलिसी आया, यूएन का गठन किया गया। तो उसी तरह ये जो मानवतावाद है या जो मानववाद है, ये मानव को हितों की रक्षा करना, मानव की हितों की रक्षा करना इसका पहला। कोई किसी भी जो व्यक्ति है उसका कोई नुकसान ना हो, मानवता का विनाश ना हो, इसके लिए मानववादी अप्रोच आया। इस जैसे अगर कोई भी व्यक्ति गुनाह करता है तो उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे खाना, पानी, सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। अगर वहाँ बीमार पड़ गया है तो उसको भी दवा दिया जाता है, उसका भी चिकित्सा किया जाता है। मतलब हम क्या है, वहाँ मानवतावाद, वहाँ मानवता है। मानववाद ये बोलता है। जैसे एनपीए जो आया हमारा 1986 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। हम सभी जानते हैं कि अभी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, आंगनवाड़ी में भी दिया जाता है मिड डे मील। ये क्यों दिया जाता है?
तो मानववाद का ये भी उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चों को भोजन दिया जाता है। बच्चों को भोजन इसलिए दिया ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि भोजन, पानी, शिक्षा और हवा ये हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, या कहें हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है हमारे। इनसे कोई हमको अलग नहीं कर सकता। अब इंक्लूसिव एजुकेशन भी मानवता का ही उदाहरण है, क्योंकि जो बच्चे उपेक्षित महसूस करते थे वो इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा इन्हें क्या किया गया, वो ताकि इनको कोई उपेक्षित इन्हें महसूस ना हो, इन्हें अलग ना किया जाए, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन भी मानवता का ही उदाहरण है। अब हम आगे जानेंगे साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के बारे में। मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया, वियना। ये न्यूरोलॉजी के डॉक्टर भी थे और प्रोफेसर भी थे। ये जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का जो दिया, इन्होंने कहा हमारा 3 तरह की माइंड होती है या मन होता है। पहला चेतन मन, दूसरा अचेतन और तीसरा अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड होता है। इन्होंने कहा कि 10% क्या होता है, हमारा चेतन मन होता है, और 90% क्या होता है, अचेतन मन। जो हमारा पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है या फिर जितनी घटनाएं बचपन से लेकर अभी तक भी, वो कहाँ स्टोर है? अचेतन मन में। हमारा व्यवहार पे, हमारी पर्सनालिटी पे किसका इफेक्ट पड़ता है? तो ये 90% का इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने और भी बातें बताई। इन्होंने कहा कि मनुष्य में जो 3 गुण हैं, इदम, अहम, सुपर ईगो, जो जिसे हम पराहम कहते हैं, तो इदम ये बच्चों में पाया जाता है, अहम बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और सुपर ईगो, पराहम कब होता है? जब हम अपने चीज़ को, जैसे नैतिकता के बारे में बोलें तो हम अपनी जो अपेक्षाएं या अपना हित है उससे छोड़कर हम दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, ये पराअहम है। और ये अहम, ये ईदम जो जिद है, जैसे कोई बच्चा मार्केट में खिलौना लेने चला जाए तो बोलेगा सारा खिलौना हम ही ले लें, ये नहीं देखेगा कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं। वो जिद करेगा, सड़क पे लेटेगा, बोलेगा कि हमें खिलौना चाहिए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब इस बात को थोड़ा समझेगा। उसे बोले खिलौना नहीं मिले, जब उसके पेरेंट्स समझा देंगे कि देखो बच्चे पैसे नहीं है अभी, हम बाद में ले लेंगे, तो वो समझ जाएगा। तो ये क्या है? जिद। और ये है नैतिकता, परमहम, यहाँ अपने, केवल अपने हित के लिए। और पराहम क्या है? केवल दूसरों के हित के लिए। लेकिन जो अहम है, अहम क्या है? पहले अपना फिर दूसरे का। ये दोनों के बीच की कड़ी है। कौन? ईगो। तो ये इन्होंने साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्राइड ये जो आपके 3 पॉइंट यहाँ पे चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में बताया। और ये जो डेवलपमेंट हमारा जो होता है, ईगो और सुपर ईगो, इसके बारे में बताया किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये जो 90% है, इसमें जो हमारे हैबिट्स, बॉडी का जो हैबिट्स, और जो चीज़ें मैंने बचपन में जो चीज़ें सोची है और अभी तक जो सोच रही है, अभी तक हम जो सोच रहे हैं वो कहाँ सब स्टोर हो रहा है? 90% में। और 10% में क्या हो रहा है? हम प्लानिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या हो रहा है? सभी चेतन मन से हो रहा है। आगे हम जानेंगे गेस्टाल्टवाद के बारे में। गेस्टाल्टवाद में क्या है? गेस्टाल्ट के जो मनोवैज्ञानिक हैं, मैक्स वर्दाइमर, कोफका, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट लेविन। कर्ट लेविन भी इसी में आ जाते हैं। इन्होंने एज ए होल संपूर्णता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? संपूर्ण का सिद्धांत। मतलब किसी भी चीज़ को हम देखेंगे तो उसको सबसे संपूर्ण रूप में देखते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके हम पूरे एज ए होल उसको देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसके आँख कैसा है, नाक कैसा है, हंसता कैसे है, उसके कपड़े कैसे हैं, वो हंसता कैसे है, इन सभी के बारे में हम
पार्ट्स के बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, एज ए होल, एज ए कम्प्लीटली होल देखते हैं। ये किसका मानना है, गेस्टाल्टवादियों का। इन्होंने जो सबसे इसमें जो मुख्य बिंदु बताया वह है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षी क्या है, परसेप्शन क्या है, किसी भी चीज़ को देखना, महसूस करना, उसको अवलोकन करना। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने इंद्रियों के माध्यम से वातावरण से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क क्या करता है, अपने अनुसार उसे समझता है। उन्होंने कहा कि हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे पूर्व अनुभव से जुड़ी हुई है। इन्होंने भी किस पे फोकस किया, नीड पे और पास्ट एक्सपीरियंस पे। किसने, गेस्टाल्टवादियों ने। इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया, प्रत्यक्षीकरण को। और प्रत्यक्षीकरण क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा वातावरण से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क फिर अपने प्रोसेस के द्वारा उसे क्या करता है, उससे अपने भाषा में उसे समझता है। और इन्होंने इसमें नीड और किस पे फोकस किया, पास्ट एक्सपीरियंस पे। अब हम आगे जानेंगे संज्ञानवाद, कोग्निटिविज्म के बारे में जानेंगे। संज्ञानवाद क्या है, संज्ञानवाद के अनुसार मानव का जो व्यवहार है या सीखना, वो पूरी तरह से क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया या मेंटल प्रोसेस है। संज्ञानवाद क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये किसका मानना है, पियाजे, जेरोम ब्रूनर, बेंडूरा, वाइगोत्स्की, ये किसके अंदर आते हैं, सभी संज्ञानवाद के अंदर आते हैं। जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, बेंडूरा और वाइगोत्स्की, और भी होंगे। तो संज्ञानवाद क्या बोलता है कि मानव का वो व्यवहार सीखना जो पूरी तरह क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। और यह जो संज्ञानवाद की जो विचारधारा है, यह क्या है, मनोविज्ञान में आधुनिक विचारधारा है। तो संज्ञान और ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या है, सूचनाओं का संग्रह। जैसे हमें पूछ ले कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो यह क्या है, ज्ञान, ये सूचना का संग्रह है। लेकिन कॉग्निशन क्या है, जो हमारे मस्तिष्क की योग्यताएं, क्या, तर्क करने की, समझने की, बुद्धि की, स्मृति की, तो ये क्या है, संज्ञान। और इसके बिना हम ज्ञान को नहीं रख सकते। अगर लॉजिक है तो ही ज्ञान रहेगी, उस ज्ञान को संग्रह दिमाग करेगा, बुद्धि रहेगी तो ज्ञान संग्रह होगा, स्मृति रहेगी तो भी ज्ञान हमारा। तो हमने जाना कि संज्ञान के बिना हम ज्ञान को संग्रह नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद के बारे में। तो निर्माणवाद में कौन आते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर। इन्होंने कहा कि ज्ञान की जो संरचना वो बालक क्या करता है, खुद करता है। और एनसीएफ की जो विचारधारा है वो 2005 इसी के अनुसार है। कंस्ट्रक्टिविज्म पे वो क्या है, एनसीएफ ड्राफ्ट किया गया है। ये क्या है, सबसे मनोविज्ञान का आधुनिक विचारधारा है। आधुनिक शिक्षा पद्धति किस पे आधारित है, तो निर्माणवाद पे आधारित है। तो आज हम सब जाना ये 8 बिंदुओं के बारे में हम सभी ने जाना। किसके बारे में, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मानववाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्माणवाद। अगले बार में इसके आगे टॉपिक चर्चा करेंगे। ये वीडियो में कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इस टॉपिक में अगर कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो उसे भी हम आगे कवर करेंगे, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।